नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। ईरान और अमेरिका के बीच आज युद्ध का छठा दिन है और ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। जी हां, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को डायरेक्ट परमाणु धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो वो इजराइल के डिमोना परमाणु साइट को निशाना बनाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान के ISNA न्यूज एजेंसी ने ईरान के एक सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया है, अगर ईरान पर हमले जारी रहे तो उसका अगला वार इजराइल के डिमोना परमाणु साइट पर होना तय है। परमाणु हमले की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। डिमोना साइट जिसे निशाना जो है ईरान बनाएगा। ईरान के निशाने पर इजराइल की डिमोना साइट, जहां ये बताया जाता है कि ये अघोषित परमाणु साइट इजराइल की है और अगर ईरान इसे टारगेट करता है तो इजराइल समेत आसपास के देशों में खतरा मंडराने लगेगा। दरअसल ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने सैन्य अधिकारी के हवाले से ये बताया है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे, क्योंकि छठा दिन है आज और पिछले 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान जब वार करता है तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से पलटवार ज्यादा गंभीर होते हैं। चलिए अब मैप के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां है डिमोना साइट और इसकी सुरक्षा कैसी है, ये जरा समझिए। दरअसल ईरान ने डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दे डाली है। डिमोना इजराइल की सबसे अहम परमाणु साइट बताई जाती है। इजराइल के अघोषित परमाणु प्रोग्राम का ये केंद्र माना जाता है। हालांकि इजराइल ने कभी भी परमाणु हथियार की बात नहीं मानी है, लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया है। डिमोना की सुरक्षा में इजराइल ने अपना बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। डिमोना न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बेहद पुख्ता है और यहाँ पर किसी के आने जाने की मनाही है। सुरक्षा तो चाक चौबंद है, लेकिन अब ईरान की जो धमकी है वो जाहिर सी बात है डरावनी है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान किसी तरह से डिमोना पर हमला करने में सफल हो जाता है तो क्या हो सकता है। जैसा कि आपको बताते चले, वहां पर इजराइल के न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसे में डिमोना पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद गंभीर होने वाले हैं। हमले के बाद रेडिएशन अगर हुआ तो इजराइल पूरी तरह से तबाह हो सकता है। इजराइल में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। जॉर्डन समेत पूरे इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। रेडिएशन का मतलब इजराइल के आसपास जितने भी देश हैं, कई सालों तक रेडिएशन का असर उन देशों पर भी देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, छठा दिन है और कल 7वां दिन हो जाएगा। ऐसे में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि बहुत देर हो चुकी, बात करने को जब तैयार थे तब ईरान ने बात नहीं की, लेकिन अब ये नई धमकी जब सामने आई है तो क्या कुछ हो सकता है, कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। दिनेश सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि ये न्यूज एजेंसी के हवाले से किसी सैन्य अधिकारी को कोट करते हुए ईरान की न्यूज एजेंसी ने ऐसी बातें कही है, क्या ये प्रोपेगेंडा हो सकता है? दबाव बनाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि डिमोना को हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर करना होता तो कहते नहीं, और अगर सचमुच कर सकते हैं तो कितने घातक परिणाम हो सकते हैं? दिनेश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर, आप म्यूट जी कैन यू हियर मी नाउ? हाँ। देखिए, इसके परिणाम तो बहुत घातक होंगे, क्योंकि जो रेडिएशन है वो बहुत बड़े लेवल पे फैल जाएगी, बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करेगी। और इजराइल को हम जानते हैं लेंथ और ब्रेड्थ में कितना बड़ा कंट्री है, तो देखा जाए तो काफी कुछ नुकसान इजराइल को होगा। लेकिन सोचना यह है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं ये लोग कि डिमोना के अंदर हम अटैक कर देंगे, इसके 2 कारण वो बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि अगर इजराइल और अमेरिका ने सत्ता बदलने की कोशिश की, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की ईरान में, तो हम डिमोना पे अटैक कर देंगे। ये उनका एक्चुअल स्टेटमेंट है। परंतु जो न्यूज अभी आ रही है उसमें रूस ने खुल करके अब ईरान का समर्थन कर डाला है। रूस ने कहा है, जो उनके विदेश मंत्री लावरोव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर रूस को साथ में जुड़ना पड़ा ईरान के, तो रूस हर हालत में ईरान के साथ खड़ा होगा।
और ये एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। और दूसरा उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, रूस इसे कभी सफल नहीं होने देगा। और तीसरा, साथ ही साथ रूस ने भी थोड़ी देर पहले ये पेशकश भी कर डाली है कि जो रूस ने ड्रोन इनके जो मॉडिफाई किए ईरान के द्वारा दिए गए, उसका नया वर्जन निकाला जिसकी प्रोडक्शन रशिया में बड़े लेवल पे की गई है, कि वो अब ड्रोन जो है ईरान को देने जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो रूस भी इसमें कूद चुका है। तीसरा, देखिए, जो हुती है, हमास है, या फिर आप ले कहिए थोड़े बहुत आप हिजबुल्लाह की आप बात कर लीजिए, और जो कुतुब हिजबुल्लाह है आपके इराक के अंदर, या फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है सीरिया के अंदर, इन सब को चीन और रूस से हथियार पहुंच चुके हैं। अब ईरान इस पोजीशन में आ चुका है कि वो वेट कर रहा है कि कब ये सभी लोग मिलकर के एक साथ सभी के सभी अरब देशों के ऊपर और इजराइल के ऊपर धावा बोले। लेकिन और अगर ऐसा ये हुआ, तो होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा सर। दूसरी तरफ हम अमेरिका को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बताऊं, फिर मैं आपके पास आती हूं सर। एक तरफ ईरान ने न्यूक्लियर साइट पर हमले की धमकी दी है, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से मिनटमैन 3 नाम की मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। जी हाँ, अमेरिका के पास पहले से ही अधिक संख्या में परमाणु हथियार है। ऐसे में युद्ध के वक्त इस तरह के परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइल टेस्ट से अमेरिका ने भी कई संदेश दिए हैं। मंगलवार की रात कैलिफोर्निया के वैंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस में इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, सफल टेस्ट किया गया, जिसे डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जा सकती है ये मिसाइल, और अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी का ये बहुत अहम हिस्सा बताया जा रहा है। खास बात यह है कि डूम्सडे मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। दिनेश जी, अब इस जो मिसाइल का परीक्षण है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ ईरान की धमकी, दूसरी तरफ अमेरिका का ये मिसाइल टेस्ट, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि अमेरिका जो है वहां पे भूकंप आने की संभावना नील के बराबर है, क्योंकि वहां पे कोई टेक्टोनिक प्लेट नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले एरिया 52 जो था अमेरिका का, वहां पे एक माइल्ड भूकंप यानी 4.5 के करीब रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया, वो दर्शाता है कि डेफिनेटली अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब उसके 2 दिन बाद तुरंत एक मिनटमैन 3 जिसकी रेंज स्पीड 24,000 किलोमीटर पर घंटा है और जिसकी रेंज करीब 12 से 13,000 किलोमीटर है, ये दर्शाता है कि आज उन्होंने शायद इस वॉरहेड को मिसाइल के साथ फिक्स करके डमी बॉम्ब लगा करके एक टेस्ट किया है, और ये एक संदेश मैसेजिंग की है ईरान को कि अगर अब ईरान बाज नहीं आया तो जैसे कि जापान के अंदर आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका ने अपने पर्ल हार्बर के अंदर भारी नुकसान को देखते हुए एक स्टेप लिया था, उसी प्रकार से आज पूरे के पूरे गल्फ में एयर बेसिस हो इनके या एम्बेसीज हो, कॉन्सुलेट्स हो, चाहे इनके शिप्स हैं, 2 के करीब शिप डैमेज हो चुकी हैं, और इनके जो अब्राहम लिंकन यूएसएस जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको भी इंडियन ओशन में पीछे शिफ्ट करना पड़ा, शायद उसके ऊपर भी कोई अटैक आया था। उस तरह को देखते हुए और जो शाख अमेरिका की ईरान के इस रिस्पॉन्स के बाद आ रही है, मैं समझता हूं कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। दूसरा, जितने भी इनकी इंटरसेप्शन मिसाइल्स हैं, चाहे वो थार्ड हो चाहे पैट्रियट सिस्टम्स हो, सब खत्म होती जा रही हैं, इनके पास स्टॉक नहीं है। यहां तक इजराइल ने इस युद्ध से शुरू करने से पहले बोल दिया था कि 25% के करीब इंटरसेप्शन मिसाइल उनके पास में नहीं है थार्ड की, और यहां तक कि उसकी आयरन डोम की भी नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो जिस प्रकार से अभी माना जा रहा है कि 2500 में से 2,500 में से 1,300 से ज्यादा मिसाइलें अभी भी ईरान के पास बाकी हैं, और ऐसी खबरें आ रही कि सिकंदर मिसाइल या किंजल मिसाइल जो है रशिया को सप्लाई कर चुका है। एक वक्त था जब अभी 2-4 दिन पहले ही ऐसा लग रहा था कि ईरान की स्थिति कमजोर है, कोई भी मुल्क उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब देखिए 6ठा दिन है और यहाँ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और ईरान की इस बीच बड़ी धमकी। सर, एक और बड़ी खबर जो आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दूं, ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले की नई तस्वीर सामने आई है। इस न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर साइट की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं इस युद्ध में किस तरह से न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट ये बताई जा रही है, और यही वजह है, मना किया जा रहा था ईरान को। अमेरिका बार बार कह रहा था कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हालांकि ईरान कभी ये इस बात को मान नहीं रहा था, लेकिन यही वो न्यूक्लियर साइट है नतांज, जहां पर
अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। कितना डैमेज हुआ है, सैटेलाइट तस्वीरें जरा ये देखिए। इसको निशाना बनाया गया। यहीं पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का दावा किया था और इसलिए इस साइट को निशाना बनाया गया। अमेरिका का दावा था कि यूरेनियम जुटाया जा रहा है, जल्द ही ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर हमला किया गया। तस्वीर आप साफ तौर पर सैटेलाइट की देख पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। दिनेश सर, पहले तो नतांज पर अमेरिका और इजराइल का हमला और अब ईरान का यह कहना कि हम भी डिमोना पर अटैक करेंगे। बदला लेने के लिए क्या ईरान सक्षम है? क्या डिमोना तक अटैक कर सकता है या फिर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इतना मजबूत है कि शायद ईरान जो कह रहा है वो ना कर पाए? देखिए, हमने अभी कल ही रात को देखा था और परसों रात भी देखा हमने इस इंसिडेंट की। तेल अवीव के अंदर एक जो मिसाइल छोड़ी गई थी ईरान की तरफ से, वो हुबहू जो है रशियन मिसाइल से मैच करती है और जो ओरेस्लिक मिसाइल है रशिया की, उसको बिल्कुल मैच करती है, जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। और जिस प्रकार से MIRV यानी मल्टी इंटीग्रेटेड टारगेट री एंट्री व्हीकल, एक मिसाइल के अंदर से 10-10 बॉम्ब एक साथ या मिसाइल, छोटी मिसाइल निकलना, और जो तेल अवीव पे आपने देखा था कि पूरे एरिया को जो ध्वस्त किया गया, ये उसका एक प्रमाण था। उसकी रेंज जो है वो डेफिनेटली डिमोना तक जाती है। तो अगर हम ये कहें कि आने वाले टाइम पे अगर जो कह रहा है ईरान, अगर उसने ऐसा कर दिया तो आप मान लीजिएगा कि ये होगा। और क्यों होगा? क्योंकि बुशैर जो इनका खुद का ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है साउथ ईरान के अंदर, उसके अंदर अटैक आया था इजराइल का और अमेरिका का। उसके अंदर लगभग 70 से 75 के करीब रशियन के जो साइंटिस्ट है वो भी काम कर रहे थे और रशिया का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ना ही उनके साथ से कोई वहां से बातचीत हो पा रही है। यही नहीं, आपका नतांज हो, फर्दो हो या इस्फहान हो, और एक नई साइट जो इन्होंने स्ट्राइक की है इजराइल ने और अमेरिका ने, इस्फहान के बिल्कुल साथ जागरोस की पहाड़ियों के नीचे, वहां से भी, उन इलाकों से भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई फोन पे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। ईरान के इन साइट्स पे डैमेज हुआ है। रशिया अगर ईरान के साथ खड़ा है सर, तो और भी देश जो हैं उनकी एंट्री भी इस युद्ध में हो रही है, इसलिए युद्ध जो है वो और आने वाले दिनों में भयावह हो सकता है। देखिए, अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच अब इटली की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, इटली ने ईरान के हमलों से बचने के लिए खाड़ी देशों को एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने का ऐलान कर दिया गया है। इटली की तरफ से यह ऐलान किया गया है। ईरान लगातार अपने पड़ोसी देशों पर हवाई हमले कर रहा है। 7 से ज्यादा देश जिस पर ईरान जो है हमले कर चुका है, ये कह के कि यूएस का नेवल बेस है और हम उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान ने अटैक किया। इजराइल और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तमाम देशों की सुरक्षा करने में सफल उतने नहीं है। ऐसे में अब इटली भी मदद के लिए सामने आया है। हालांकि इटली की पीएम ने कहा है कि वो सिर्फ मदद मित्र देशों की वजह से नहीं, बल्कि इस इलाके में हजारों इटली के नागरिक रहते हैं और 2000 सैनिक भी तैनात है, इसलिए ये मदद भेजी जा रही है। ये पीएम कह रही हैं इटली की। अब दिनेश सर, ये देखिए, मदद के तौर पर भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है, क्लियर स्टेटमेंट है कि भाई हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के सैनिक भी हैं उन इलाकों में, इसलिए अमेरिका और इजराइल तमाम जो देश हैं जिसके ऊपर लगातार ईरान हमले कर रहा है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन मिसाइल्स जो है वो सब भेजी जा रही है। लेकिन इटली की भी तो एंट्री हो गई ना सर, ऐसे तो और भी देश इन्वॉल्व होंगे और फिर वॉर जो है वो विश्व युद्ध की तरफ ही जाता दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आज रात को एक मीटिंग होने वाली है यूरोपियन यूनियन की, और उसके बाद में जिसमें सभी के डिफेंस मिनिस्टर्स इकट्ठे होकर के मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद में एक औपचारिक तौर के ऊपर आप देखेंगे कल तक कि यूरोप जो है पूरा का पूरा वो अमेरिका के साथ इस युद्ध में घुस चुका होगा। हमने देखा है कि साइप्रस के अंदर ईरान ने जब एक मिसाइल मारी तो आर्टिकल 5 रिवोक हो गया नेटो का, क्योंकि एक नेटो देश के ऊपर अटैक आया था। उसके साथ ही ग्रीस ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट और 2 शिप जो है भेज दिए थे। साथ ही साथ में जर्मनी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, ये हालांकि ये कहा कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इन लोगों का कहना, खासकर ब्रिटेन का भी ये आया है सामने निकल के पिछले 2 दिनों के अंदर कि हम अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर वहां एक्ट कर रहे हैं। अगर जॉर्डन के अंदर ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं तो वो सिर्फ उन मिसाइल्स को जो कि उनके एयरबेस की तरफ आ रही हैं वहां पे जाकर के उसको सेव करने के लिए है। लेकिन स्पेन को छोड़ के, जिसने एक अटपटा सा बयान दिया था आज कि हम अमेरिका को अपने एयर बेसिस, अपने क्षेत्र में, अपने लैंड से एयर बेसिस पे से काम या यूज करने नहीं देंगे अपने वाले, बाकी सभी देशों का
जो है एयर बेसिस और सारे मिलिट्री फैसिलिटीज अमेरिका के लिए यूज करने के लिए उपलब्ध हैं। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, रात को जो ब्रुसेल्स के अंदर जो इन यूरोपियन यूनियन की पूरी मीटिंग हो रही, नेटो कंट्रीज भी इसमें शामिल हैं, वो आज रात को इनके डिफेंस मिनिस्टर्स डेफिनेटली कोई ना कोई एक तरीके से आप कह लीजिएगा कॉल लेंगे इसके ऊपर और हमारे सामने आएगा। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट सामने आता है इन कंट्रीज की तरफ से, वो माना जाएगा कि सभी जब बैठे थे मेज पर तो इस पर सहमति बनी हुई है। सर, इस बीच कतर से भी खबर मिल रही है, पहले दर्शकों को वो बता दूं फिर मैं आती हूं आपके पास। कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर से देखिए हमला किया गया। ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया है। दोहा में इससे पहले भी हमला किया था ईरान ने और एक बार फिर से हमले की तस्वीर सामने आई है। यह हमला दोहा के एयरबेस अल उदयद पर किया गया है। दूर से एयरबेस में धमाकों की आवाज के साथ धुआं उठता नजर आ रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, दोहा पर इसके पहले भी अटैक किया गया था ईरान द्वारा और फिर से एक बार अटैक किया गया है। कितना नुकसान हुआ है फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि एक बार कतर की राजधानी दोहा को फिर से निशाने पर ईरान ने लिया है। दिनेश सर, यही बात हम कर रहे हैं। ईरान अपने आसपास मौजूद तमाम कंट्रीज पर अटैक कर रहा है और कब तक ये कंट्रीज ये मान के चलेंगी कि ये यूएस के बेस पर अटैक है, क्योंकि उन कंट्रीज को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ईरान जो है सिर्फ यूएस के एम्बेसीज पे, उनके कॉन्सुलेट्स पे या उनके एयर बेसिस पे अटैक नहीं कर रहा है। ये अटैक कर रहा है वहां की रिफाइनरीज के ऊपर, वहां के ऑयल प्लांट्स के ऊपर, वहां के एलएनजी प्लांट्स के ऊपर, सब जगह तहस नहस कर रहा है। सऊदी अरब का जो आरामको जो इनका रिफाइनरी प्लांट है वो उसको तहस नहस करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा 6-7 और रिफाइनरी प्लांट है सऊदी अरब के जो कि तोड़े गए हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब के जो किंग हैं उन्होंने किंग सलमान उन्होंने पहले से ही और आदेश दे दिया अपनी फोर्स को। ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी तक कैसी ओपन सोर्स से न्यूज आ रही है कि वो अटैक के लिए ईरान के ऊपर तैयार हो चुके हैं क्योंकि उनका नुकसान बहुत भारी हो रहा है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये ईरान की एक बहुत सोची समझी चाल है। ईरान अब इस युद्ध को शिया सुन्नी में बदलने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। देखिए, जहां सऊदी अरब एक तरफ सुन्नी देश है, 85 से 95% सुन्नी है, वैसे ही ईरान के अंदर 90% के करीब शिया हैं। कल रात ही एक जीसीसी की बैठक हुई थी, जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसके अंदर सभी लोगों ने, इनके डिफेंस मिनिस्टर्स ने इसके बारे में विचार किया और उन्होंने इस बात की भर्त्सना की और समझ गए कि ईरान अभी इन देशों के अंदर शिया सुन्नी जो पॉपुलेशन है उसमें गृह युद्ध छिड़ाने की कोशिश कर रहा है। बेरूत, बहरीन, कुवैत और इसके अलावा कतर, इन सब देशों के अंदर लगभग 40 से 45% पॉपुलेशन शियाओं की भी है। तो अगर ये देश ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, लाजिम सी बात है कि भावनात्मक तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ईरान के जो वो थे खुमैनी, उनके लिए भावनात्मक सभी शिया कम्युनिटी का एक लगाव है। तो अगर ऐसा होता है तो ईरान चाहता है कि इन सब देशों के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर, देखने वाली बात होगी सर। आप अगर दूसरे कंट्रीज को डैमेज पहुंचा रहे हैं, वहां मौजूद उनके नागरिक, भले ही धर्म उनका शिया और सुन्नी में डिवाइडेड हो, लेकिन आप उनको कितना इस बात के लिए एक मंच पर ला पाएंगे कि वो आपके साथ खड़े रहें, अपने कंट्री के साथ नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, एक और बड़ी खबर जो आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन अटैक किया। ईरान ने अपने घातक कामकाजी ड्रोन से अजरबैजान में 2 जगह पर अटैक किया है। अजरबैजान के एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, जिसके बाद वहां पर धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। तस्वीरें जरा देखिए, धमाके की आवाज आप सुन पाएंगे, काले धुएं का गुब्बार उठता दिखेगा। ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट पर दहशत का माहौल देखने को मिला। अजरबैजान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है, कहा है कि इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा के बाद अजरबैजान आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने किस तरह से मिसाइलों की बौछार कर रखी है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ईरान नहीं सुन रहा है और तमाम देशों के ऊपर अटैक कर रहा है, ये कह के कि वो यूएस बेस को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का भी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिसाइलों की बौछार जो है वो की गई है। तस्वीर सामने आई है तेहरान से, अमेरिका इजराइल की तरफ से। ये मिसाइल देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक घर में गिरी है, लेकिन मिसाइल दीवार में फंसकर रह गई और फटी नहीं। लेकिन यह खतरनाक हो सकता था क्योंकि ये मिसाइल किसी भी वक्त फट सकती थी। इस इलाके में और कई मिसाइलें गिरी हैं जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जो चल रहा है, अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि युद्ध सितंबर तक चल सकता है। ये बहुत बड़ी बात अमेरिका की तरफ से कही गई है। युद्ध जो है वो सितंबर तक चल सकता है और ऐसे में तमाम जो
विश्व की कंट्रीज हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा ये युद्ध अगर चलता रहा। ऐसे में ऑयल संकट से निपटने के लिए भारत ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, सरकार फिर से अपने ऑयल स्टॉक भर रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल हालात संतोषजनक हैं। फिलहाल तो संतोषजनक हैं दिनेश जी, लेकिन आने वाले दिन खतरनाक हो सकते हैं। 45 दिन का स्टॉक तो हमारे पास था। संतोषजनक है हालात, ये सरकार कह रही है, लेकिन कितनी बड़ी संकट हो सकती है सितंबर तक युद्ध खिंचा तो? डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज हमारा करीब 30 से 40% का जो तेल का आयात है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू में आता है। और जैसे हमें खबरें मिल रही हैं कि ईरान ने पिछले गत दो दिनों के अंदर और कल रात को भी लगभग 10 ऑयल टैंकर्स को जो है वो वार किया उनके ऊपर, उनको डुबोया है। सिर्फ चीन के ऑयल टैंकर्स को वो छोड़ रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर से पास करने के लिए। लेकिन हमारे भारत की जहां तक सवाल है, मेरा मानना है, जो मैं समझता हूं कि करीब 20 से 25 दिन का स्टॉक हमारे पास है। हमारे पास में पेट्रोल का और डीजल का स्टॉक 17 से 18 दिन का है। एलएनजी का स्टॉक हमारे पास 12 से 13 दिन का है। लेकिन डेफिनेटली अगर ये चीज सरकार देखेगी कि इस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है और हार्मोज के, तो हमारे पास चॉइस क्या रह जाएगी? हमें सब कुछ जो हालात पर तो नजर बनाए हुए भारत, लेकिन हमें बातचीत जारी रखनी होगी कि इस संकट से हम कैसे निपटे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश नंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते, देखते रहिए टाइम्स नाउ।